ये बात है साल 2015 की। प्रीतम और उसके 3 दोस्त माधव, शिवांश और प्रदीप कॉलेज पास आउट होने के बाद नोएडा में नौकरी करना शुरू किए। क्योंकि चारों कॉलेज के टाइम से ही अच्छे दोस्त थे, तो चारों ने नोएडा सेक्टर 70 में एक ही फ्लैट में रहने का फैसला किया। उन लोगों ने पॉन पीसेस नाम की सोसाइटी के ओरियन बिल्डिंग में 12वें फ्लोर पर एक फ्लैट रेंट पे लिया। वो फ्लैट कई सालों से खाली था और उन्हें अगल बगल के फ्लैट्स के तुलना में सस्ते में ही मिल गया। वो सब जवान लड़के थे, तो उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह फ्लैट इतने दिन से खाली क्यों है और आखिर इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। उन्हें तो बस वो फुल फर्निश्ड 4 BHK फ्लैट दिख रहा था, जहां वो चारों अलग अलग कमरे में रहकर एक लैविश लाइफ गुजारने का सपना देख रहे थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनका रूबरू किस मुसीबत से होने वाला था। बहरहाल वो चारों उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। चारों अलग अलग कंपनीज में जॉब करते थे। शुरुआत के 1-2 महीने तो बहुत ही बढ़िया और मजेदार बीते। उन्होंने खाना बनाने के लिए एक कुक रखा था जिसका नाम उषा था। वो उनके घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम किया करती थी। लेकिन 2 महीने बाद ही उस फ्लैट में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने उन चारों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक दिन माधव दोपहर में फ्लैट पर अकेला था। बाकी सारे लोग ऑफिस चले गए थे कि तभी उसे एहसास हुआ कि इस फ्लैट में उसके अलावा कोई और भी है। वो बारी बारी से चारों कमरे देखा, हॉल देखा, यहाँ तक कि बाथरूम और किचन भी देखा, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। लेकिन फिर भी किसी के मौजूदगी का एहसास उसे बार बार हो रहा था। वो बहुत डर गया और सोसाइटी के ही पार्क में आकर बैठ गया। शाम को जब प्रीतम ऑफिस से घर आया तो उसने माधव को देखते ही बोला कि भाई साहब, गार्डन के मजे लिए जा रहे हैं। तो माधव बहुत घबराए हुए नजर के साथ प्रीतम की ओर देखा। प्रीतम उसे देखते ही समझ गया कि वो बहुत परेशान है। उसने तुरंत माधव से पूछा कि क्या हुआ भाई। तो माधव ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन प्रीतम उसकी बात को हल्के में ही लिया। वो उस पर यकीन नहीं किया और उसे जबरदस्ती ऊपर फ्लैट में लेकर गया। पीछे से प्रदीप और शिवांश भी आ गए। प्रीतम ने उन दोनों को भी माधव की कहानी बताई, लेकिन उन्होंने भी माधव की बात हंसी मजाक में निकाल दी। माधव को भी लगा शायद ये सब उसका वहम ही होगा और वो यह सब भूल गया। लेकिन अब वो उस घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता था और वो अक्सर गुमसुम सा रहने लगा था। किसी के पूछने पर वो खुद नहीं बता पा रहा था कि वो आखिर गुमसुम क्यों है। कुछ ही दिनों बाद एक दिन शिवांश घर पर अकेले रुका। हालांकि माधव ने उसे अकेले रुकने के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। दोपहर के करीब 3 बजे वो अपने कमरे में लेटकर मूवी देख रहा था कि उसे किचन से माधव के कमरे में जाते हुए कोई दिखा। वो तुरंत उठकर माधव के कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने वहम समझकर इग्नोर कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गया। अभी वो अपने बेड पर आकर बैठा ही था कि तभी माधव के कमरे से ढेर सारे सामानों के गिरने की आवाज आई। वो वापस जब उसके कमरे में गया तो हक्का बक्का रह गया। माधव का पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जैसे मानो कोई कुछ खोज रहा हो। उसके अलमारी के सारे कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे। उसकी सारी किताबें जमीन पर बिखरी हुई थीं। और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सब 1 मिनट से भी कम समय में हुआ था, क्योंकि 1 मिनट पहले जब शिवांश माधव के कमरे में आया था, उस वक्त उस कमरे की हर एक चीज व्यवस्थित थी। यह सब देखकर तो शिवांश के होश ही उड़ गए। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो किसी तरह कांपते पैरों से अपने फ्लैट के बाहर निकला और बाहर एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो लगभग चुपचाप 3 से 4 घंटे एक ही जगह पर बैठा रहा कि तभी प्रदीप और माधव आए। वो दोनों गेट के सामने चाय की दुकान पर शिवांश को डर में सहमे बैठे देख उससे पूछे कि भाई क्या हुआ, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। जब माधव उसे पकड़ा तो पता चला कि वो बुखार से तप रहा है। दोनों ने उसे तुरंत उठाया और फ्लैट में लेकर आए। फ्लैट में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके अंदर पीड़ा बहुत ज्यादा थी। प्रदीप और माधव उसे अभी चुप ही करवा रहे थे कि तभी प्रीतम भी आ गया। प्रीतम को उन दोनों ने सारी बात बताई। फिर माधव जब अपने कमरे में गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था। माधव दौड़कर वापस शिवांश के पास आया और उससे अपने कमरे के हाल के बारे में पूछा, लेकिन शिवांश रोने के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो बस फूट फूट कर रोया ही जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बुखार की दवा दी और सो जाने के लिए बोला, पर शिवांश अकेले सोने को तैयार ही नहीं था। फिर वो प्रीतम के कमरे में जाकर उसी के साथ सोया। माधव और प्रदीप माधव का कमरा व्यवस्थित करने लगे। वो इसी असमंजस में थे कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या है, आखिर माधव के कमरे का हर सामान बिखरा हुआ क्यों है। लेकिन शिवांश उन्हें बता ही नहीं पाया।
शायद उसे खुद नहीं पता था। बहरहाल 15-20 दिन और बीते और शिवांश को उसके जॉब से निकाल दिया गया। उसे अपनी जॉब जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी उस फ्लैट में दिन भर अकेले रहने की थी। उसने अपने दोस्तों से बोला कि भाई हमें यह फ्लैट छोड़ देना चाहिए, लेकिन इतना सस्ता फुल फर्निश्ड फ्लैट, वो भी सबके ऑफिस के नज़दीक, शायद ही उन्हें दोबारा मिल पाता। और वो सब शिवांश की बात अनसुना करके उसे उस फ्लैट की ही खासियत गिनवाने लगे। अभी तक उस फ्लैट में किसी अनवांटेड चीज का एहसास प्रीतम और प्रदीप को नहीं हुआ था। एक दिन संडे को जब चारों घर पर थे, उस वक्त प्रीतम को बालकनी में एक अंडा फूटा मिला। जब उसने बाकियों से उस अंडे के बारे में पूछा तो माधव ने बताया कि यह तो यहाँ पर 3 महीने से है। हैरान करने वाली बात यह थी कि 3 महीने बीतने के बावजूद वो अंडा अभी तक सूखा नहीं था। फिलहाल प्रदीप ने उसे साफ किया, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो अंडा वापस वहां आ गया। अब सब डर गए। उन्हें यह तो एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इस फ्लैट में। उन्होंने आसपास के लोगों से उस फ्लैट के बारे में पता भी किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी मेड उषा से भी पूछा तो उसने हंसी में यह कहकर बात टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। उसी रात प्रदीप और माधव का बाइक एक्सीडेंट हो गया और प्रदीप का हाथ टूट गया। एक के बाद एक अनहोनी की वजह से प्रीतम सकते में आ गया। पहले शिवांश की जॉब गई, फिर प्रदीप और माधव का एक्सीडेंट। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। उसने अपने गांव में किसी तांत्रिक से बात की तो उसने वहीं से पता लगाने के लिए प्रीतम को कुछ उपाय बताए, और जब प्रीतम ने उस उपाय को अपनाया तब तांत्रिक ने संकेत दिया कि उस घर में आत्मा है जो तुम लोगों को हमेशा देखती रहती है, तुम लोगों की हर बात सुनती है। और प्रीतम के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसे पता चला कि वो आत्मा उसी के कमरे में है। उस तांत्रिक ने साथ ही में उस प्रीतम को यह भी बताया कि तुम्हारे बचे रहने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी पूजा पाठ करना है। तुम लोग जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो, वो अभी भी तुम लोगों को सुन रहा है। अब तो उन सब की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी दूसरा फ्लैट खोजना नामुमकिन था। तुरंत छोड़ने पर मकान मालिक सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं करता। यह सब कैलकुलेशन लगाकर उन चारों ने उस फ्लैट को 1 महीने में छोड़ देने का निर्णय लिया। उनके निर्णय लेते ही मानो उस फ्लैट में गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गईं। अब वो चारों एक ही कमरे में सोने लगे। वो सब अपनी जॉब भी छोड़ दिए और 24 घंटे उसी फ्लैट में बंद रहते थे। घर का राशन, सब्जी सब उनकी मेड उषा लाती थी। वो चाह कर भी घर से निकल नहीं पा रहे थे, मानो जैसे कोई उन्हें बांध कर रखा हो। फिर आई एक सबसे लंबी रात। वो चारों सो रहे थे कि लगभग रात के 1 बजे उन्हें हॉल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उन सब की नींद खुल गई। पहले तो एक आदमी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन बाद उसके साथ एक औरत भी रोने लगी। अब वो आवाजें और भयानक होते जा रही थीं। उन चारों दोस्त ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सुबह होने तक बाहर न निकलने का फैसला किया कि तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला कि तभी भारी भरकम आवाज में एक आदमी ने बोला, तुम लोग बाहर आओगे या हम अंदर आए। वो चारों कमरे के दूसरे कोने में एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे। वो डर से कांप रहे थे। फिर उस आदमी की आवाज आई, तुम लोग बाहर आओगे कि हम लोग अंदर आए। वो आवाज धमकी भरी थी। अंत में प्रीतम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने के दृश्य ने सबको होश उड़ा दिए। शिवांश वो सब देखते ही बेहोश हो गया। माधव ने अपने लोअर में ही पेशाब कर दी और प्रदीप जोर जोर से रोने लगा। दरअसल उनका पूरा हॉल खून से लाल था और एक 6 फीट का आदमी बिल्कुल सफेद कुर्ता पैजामा पहने उस हॉल के बीचों बीच बैठा था और किचन में एक औरत अजीब सी हंसी के साथ खाना बना रही थी। प्रीतम को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है और अभी उसकी नींद खुल जाएगी, लेकिन नहीं, वो सपना नहीं हकीकत था। प्रीतम ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा नाम इस्माइल पेंटर है और यह मेरी बीवी रुखसाना है। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें तो बस मदद चाहिए। प्रीतम हिम्मत करते हुए बोला, कैसी मदद? तब रुखसाना बोली कि आज से 10 साल पहले जब यह अपार्टमेंट बन रहा था तब हमें यहाँ के पेंटिंग का काम मिला था, और एक दिन जब हम इस फ्लैट की रंगाई पुताई का काम कर रहे थे तब ठेकेदार के खास आदमी गुड्डू ने हमारे साथ छेड़खानी की, जिससे मेरे पति इस्माइल गुस्से में आ गए और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। तुम्हारे कमरे के बालकनी में ही ये हाथापाई हो रही थी। मैं दौड़कर उन दोनों को छुड़वाने गई और तभी रेलिंग टूट गई और हम तीनों नीचे गिरकर मर गए।
ठेकेदार ने हमारे घर वालों को बताने के बजाय हम तीनों को वहीं जमीन में गाड़ दिया। प्रीतम तुरंत बोला, तो गुड्डू कहाँ है? इस्माइल ने जवाब दिया, तुम्हारे पीछे। प्रीतम मिला तो देखा कि एक और दुखी आदमी शर्ट पैंट पहनकर प्रीतम के पीछे खड़ा था। गुड्डू बोला, मेरी एक गलती ने 2 परिवार उजाड़ दिए। मेरे बीवी बच्चे और इनके बच्चे आज तक जान ही नहीं पाए कि हम लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे घर वालों को बता दीजिए कि अब हम इस दुनिया में नहीं हैं और हमारी लाश उनके हवाले कर दीजिए। गुड्डू ने प्रीतम को इशारे से वो जगह भी बताई जहां उन तीनों को ठेकेदार ने गाड़ दिया था। अब प्रीतम के अंदर डर से ज्यादा दुख था। उसने उन तीनों से वादा किया कि वो उनकी मदद करेगा और आश्वासन पाते ही सब कुछ शांत हो गया। दूसरे दिन प्रीतम ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उसकी बताई जगह पर खुदाई की तो वहां से 3 लोगों की हड्डियां बरामद हुई। उन्होंने ठेकेदार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उनके घर का एड्रेस लेकर उनके घर वालों को भी इत्तला कर दिया। वो तीनों आत्माओं ने झुककर प्रीतम को धन्यवाद किया और बोला कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए रोडार को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। नमस्कार।